हेलो स्टूडेंट, अभी हम क्लास 8 ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर बनाने स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए हम चैप्टर 1 से, जिसका नाम है रिसोर्सेज, उसके क्वेश्चन आंसर आपके जो टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं उनको सॉल्यूशन करते हैं उनका। देखिए क्वेश्चन 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पार्ट 1 क्या है? वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। तो जैसा कि हमने चैप्टर में पहले ही पढ़ चुके हैं कि भाई जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वे क्या होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, वे अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। क्योंकि जो रिसोर्सेज होते हैं बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। जैसे अर्थ का जो भी फिजिकल नेचर होता है, वहाँ की जहाँ पे वहाँ का क्लाइमेट होता है, वहाँ का टेरेन होता है, और उसकी सी लेवल से ऊंचाई देखो जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब डिस्ट्रीब्यूट ऑटोमेटिकली जो भी डिस्ट्रीब्यूशन उनका रहता है। तो देखिए इसमें क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज फिजिकल नेचर ऑफ द प्लेस। जो वहाँ का फिजिकल नेचर है उस प्लेस का, तो उस पर बहुत सारा डिपेंड करता है। द फिजिकल फैक्टर्स इंक्लूडिंग टेरेन, मतलब वहाँ की जो हाइट है, वहाँ का टेरेन कैसा है, ज़्यादा ढलवा एरिया है या प्लेन एरिया है, तो इस तरह से वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की सी लेवल से कितनी हाइट है, तो उसके ऊपर हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। सिंस दीज फैक्टर्स वेरी इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, रिसोर्सेज आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द अर्थ। तो ये फैक्टर क्या है, हमारे पूरे संसार में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के हैं। जैसे अभी अगर हम पहाड़ों में जाएंगे, हिमालय पर्वत पे जाएंगे, तो वहाँ आपको बहुत ठंड भी लगेगी और बहुत ऊंचाई भी रहेगी और वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देगी। ऐसे ही अगर आप कोस्टल एरिया में जाओगे तो वहाँ पे ह्यूमिड टेम्परेचर मिलेगा और गर्मी मिलेगी। तो उसी तरह से हमारे जो भी रिसोर्सेज होते हैं वे डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। नेक्स्ट हमारा है पार्ट सेकंड, व्हाट इज़ रिसोर्स डेवलपमेंट। हम अपने रिसोर्स को कैसे डेवलपमेंट होता है उसको कैसे बोलते हैं। रिसोर्स डेवलपमेंट इज द मेथड ऑफ यूटिलाइजिंग आवर इंटेलिजेंस इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी, यूजेबिलिटी एंड यूटिलिटी ऑफ ए रिसोर्सेज। तो देखिए हमारे पास, जैसा हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो रिसोर्सेज हमें हमारे पास लिमिटेड हैं, ठीक है, बट उन्हीं रिसोर्सेज को हमें इतने बेटर वे से, इतने अच्छे वे से यूज़ करना है सो दैट कि हमारी जो उसकी यूजेबिलिटी होती है वो बढ़ जाए। तो अगर उसकी यूजेबिलिटी को बढ़ाते हैं, एक अच्छी क्वालिटी बनाते हैं, उसके हर एक प्रोसेसिंग में अच्छा मेथड यूज़ करते हैं, तो उसको हम रिसोर्स डेवलपमेंट बोलते हैं। और अभी देखिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट में, वाई आर ह्यूमन रिसोर्स इम्पोर्टेंट। कि ह्यूमन रिसोर्स इम्पोर्टेंट क्यों है? ह्यूमन रिसोर्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे हैव एन इंटेलिजेंट माइंड। तो ह्यूमन रिसोर्स किस लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि उनके पास एक इंटेलिजेंट समझदार दिमाग हमारे पास, ठीक है। वी कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। तो क्या होता है, हम हमारी सोच से, हमारे दिमाग से बहुत सारे ऐसे क्रिएटिव रिसोर्सेज निकालते हैं जिससे उन रिसोर्सेज को हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। हैड ह्यूमन नॉट बीन देयर, different substances would not have been resources, their utility can only be realized by human being। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम यूज़ ही नहीं कर पाते हमारे नेचर में। अगर सपोज करो हमारे अंदर दिमाग ना होता तो जितने भी हमारे ओर्स निकलते, जैसे आयरन ओर्स हैं, तो उससे हम आयरन भी बनाते हैं, स्टील भी बनाते हैं, तो डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें हम बनाते हैं। वो कैसे बन पाती हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट की वजह से ही, ह्यूमन रिसोर्स की वजह से ही। क्योंकि जो आदमी का दिमाग है वही ऐसे ऐसे आइडियाज़ लेके आता है, नई नई प्रोसेस टेक्निक्स लेके आता है, जिससे कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको हम डेवलप कर सकें। देखिए भी फोर्थ पार्ट में क्या पूछा हुआ है आपका, व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? देखिए, वी शुड यूज रिसोर्सेज इन सच ए बैलेंस वे दैट वी सेटिस्फाई आवर नीड एज वेल एज कंजर्व देम फॉर फ्यूचर। तो हम किसी भी रिसोर्सेज को इस तरह से एक बैलेंस तरीके से यूज़ करें कि आज की जो हमारी नीड है वो भी सेटिस्फाई हो जाए, और जो आने वाले हमारे जनरेशन्स होगी या हमारे जो भी इंसेस्टर्स होंगे उनके लिए भी हम उसको कंजर्व कर सकें। तो उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखिए आपके क्वेश्चन 2, टिक द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 2, टिक द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक ए सब्सटेंस ए रिसोर्स? यूटिलिटी, वैल्यू और क्वालिटी। तो
कौन सी चीज़ ऐसी है जो किसी सब्सटेंस को रिसोर्स बनाती है, तो वो होती है आपकी क्वालिटी, क्योंकि यूटिलिटी और वैल्यू तो उसके बाद डिफाइंड होती है। ठीक है, तो ये क्वालिटी इसका आंसर होगा आपका सी क्वालिटी। इसको आप नीचे आंसर में भी देख सकते हैं, जैसे कि आपके आंसर नीचे होंगे, ये रहे क्वालिटी सी। ओके, अभी क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो देखिए, मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, स्प्रिंग वाटर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अभी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हुए तो नेचर से ही बने हुए होते हैं और उनका ह्यूमन मेड में कोई भी मतलब हाथ नहीं होता। और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सेम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और स्प्रिंग वाटर जो निकलते हैं आपके, स्प्रिंग वाटर्स होते हैं, उनमें भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व नहीं होती। तो मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, जो मेडिसिन हम बनाते हैं उसमें हमारे साइंटिस्ट और हमारे डॉक्टर्स जो ह्यूमन दिमाग लगता है उनको बनाने में, तो वही एक ऐसा सब्सटेंस है जो उसको ह्यूमन मेड रिसोर्स बनाता है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए। अब देखिए पार्ट थर्ड क्या है, कंप्लीट द स्टेटमेंट बायोटिक रिसोर्सेज आर। बायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है, अभी हमें बायोटिक रिसोर्स बनाने हैं। इसके पार्ट है, डेराइव्ड फ्रॉम लिविंग बीइंग, मेड बाय ह्यूमन बीइंग, डेराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग बीइंग। तो आपको पता है बायोटिक कौन से होते हैं, जो डेराइव्ड फ्रॉम लिविंग बीइंग्स, जो लिविंग बीइंग से बनाए जाते हैं उनको हम बायोटिक बोलते हैं, और जो नॉन लिविंग बीइंग से बनाए जाते हैं उनको हम एबायोटिक बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका होगा पार्ट 1। क्वेश्चन 3 देखिए, डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग, पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज और एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं आपके। पोटेंशियल रिसोर्सेज इज नॉट बीइंग यूज्ड करंटली। जो पोटेंशियल होते हैं वे करंटली यूज नहीं कर सकते, लेकिन जो एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं इज वन विच वी यूज करंटली। जो हम करंटली यूज करते हैं उनको हम एक्चुअल रिसोर्सेज बोलते हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज उनको हम धीरे धीरे प्रोसेसिंग के बाद या एक्सट्रैक्शन के बाद तब हम उसको यूज़ कर सकते हैं। उन चीज़ों का अभी एट प्रेजेंट हमें पता नहीं होता। सपोज करो कोई आपके घर के आसपास में कोई जगह है, उसमें हो सकता है कोई ना कोई अच्छा मिनरल्स हो, लेकिन आपको अभी पता नहीं है, तो वो वहाँ का पोटेंशियल रिसोर्सेज है। बट क्या है, कोई चीज़ ऐसे जैसे स्टील को आप आज यूज़ कर रहे हो तो वो आपका एक्चुअल रिसोर्सेज है। पार्ट 2 में आएंगे इसके, देखो, ए पोटेंशियल रिसोर्स कैन प्रूव यूजफुल एंड बिकम एन एक्चुअल रिसोर्सेज इन द फ्यूचर। एक जो पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या था वो यूजफुल है, बट टाइम के साथ वो एक्चुअल रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर जितने भी एक्सपेरिमेंट होंगे उसको निकालने के, एक्सट्रैक्शन के, उस पर जो भी हमारे एक्टिविटीज़ फर्नेस में होंगी, उसके बाद उसका जो भी निकलेगा लास्ट में उसको हम यूज़ करेंगे। एन एक्चुअल रिसोर्सेज माइट हैव बीन ए पोटेंशियल रिसोर्स इन द पास्ट, इट में एंड अप इन द फ्यूचर। जो एक्चुअल रिसोर्सेज होता है, जो पुराने टाइम में पोटेंशियल रिसोर्सेज था, बट क्या थोड़े दिन के बाद वो फ्यूचर में वो ख़त्म भी हो सकता है। एंड अप मतलब ख़त्म हो जाएगा थोड़े दिन के बाद। देखिए थर्ड में क्या है, एग्जाम्पल यूरेनियम डिपॉजिट्स इन लद्दाख। जैसे कि हमारे लद्दाख में यूरेनियम डिपॉजिट्स है, तो वो वहाँ का पोटेंशियल रिजर्व है। अगर हम उसको एक्सट्रैक्ट करके यूज़ करने लग जाएंगे तो फिर हमारा वो एक्चुअल रिजर्व हो जाएगा। अभी एक्चुअल रिजर्व में इसी एग्जाम्पल क्या आएंगे, कोल डिपॉजिट। जो हमारे कोल डिपॉजिट है उनको हम अभी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जिससे कि हमारी थर्मल पावर बनती है, तो उसको हम एक्चुअल रिसोर्सेज की कैटेगरी में डालते हैं। पार्ट 4 में क्या बताते हैं, द एंटायर क्वांटिटी ऑफ ए पोटेंशियल रिसोर्स मे नॉट बी नोन। जो पोटेंशियल रिसोर्स होते हैं उनकी जो इंटायर क्वांटिटी होती है, मतलब वहाँ पे कितनी मात्रा में वो मौजूद है उस एरिया में, तो वो हमें पता नहीं होता। बट जो एक्चुअल क्वांटिटी होती है ऑफ एन एक्चुअल रिसोर्सेज इज नोन। जो एक्चुअल क्वांटिटी होती है वो हमें पता रहता है, क्योंकि हमें पता है इस एरिया में इतने एरिया में है, तो उस एरिया के अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं कि भाई 1 मीटर स्क्वायर में से कितना हम और एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पोटेंशियल और एक्चुअल रिसोर्सेज कंप्लीट हुआ। पार्ट भी देखिए, यूबिक्विटस रिसोर्सेज एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। यूबिक्विटस रिसोर्सेज इज वन विच इज फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। यूबिक्विटस रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड पाए जाते हैं। जिसका एग्जांपल जैसे हवा है, हमारी हवा पूरे संसार में एक तरह से ही रहती है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में है और पृथ्वी के चारों ओर है, तो
पूरे संसार में वो ऐसे ही रहेगी। और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज होता है जो हमारे एरिया में या उस जगह पे स्पेसिफाइड मिलता है। जैसे कोई मिनरल्स, सपोज करो आपके एरिया में कोई मिनरल्स निकलता है, तो ऐसा नहीं है कि वो मिनरल्स पूरे संसार में उसी तरह से निकलता रहेगा, बट क्या एयर कॉमनली रहेगी, और बट वो रिसोर्सेज है वो आपके एरिया से ही निकलेगा। तो ए लोकलाइज्ड रिसोर्सेज इज वन विच इज फाउंड इन ए पार्टिकुलर रीजन और फिजिकल कंडीशन। तो वो क्या है, पार्टिकुलर रीजन में मिलता है और वहाँ की फिजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग ही लोकलाइज्ड रिसोर्सेज मिलते हैं। सेकंड में देखिए, इट्स प्रेजेंस इज नॉट गॉन बाय फिजिकल कंडीशंस। जो उसकी प्रेजेंस है उसको हम वहाँ की फिजिकल कंडीशन से रिलेशन नहीं रहता, उसके ऊपर वो निर्भर नहीं रहता और न ही वो उसको गवर्न करती है। बट क्या जो लोकलाइज्ड रिसोर्सेज होता है, द प्रेजेंस ऑफ लोकलाइज्ड रिसोर्स इज गवर्नड बाय फिजिकल कंडीशन। जो प्रेजेंस होता है मतलब वहाँ पे उसकी प्राप्त होने की कितनी कैपेबिलिटी है वहाँ के लोकलाइज्ड रिसोर्सेज की, वो वहाँ के फिजिकल कंडीशन पे गवर्न करती है कि वहाँ का फिजिकल कंडीशंस कैसे हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसे हैं, तो उन पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। यूबिक्विटस रिसोर्सेज का एग्जांपल जैसे हम पहले देश के हैं, एग्जांपल एयर है इसमें, और यहाँ पे लोकलाइज्ड का जैसे कोई भी मिनरल्स आपके एरिया में निकलता है तो उसको हम बोल सकते हैं। अब देखिए, ये आपका एक्टिविटी था, क्वेश्चन 4 एक्टिविटी। रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोड मानुस और चून। सेज रहीम कीप वाटर एज विदाउट वाटर देयर इज नथिंग। रहीम बोलता है कि पानी को रखिए कीप वाटर, क्योंकि पानी के बगैर कुछ भी नहीं। जैसे हम पहले भी जानते हैं कि भाई अगर जो भी हमारी संसार स्टार्ट हुआ है या जिंदगियां स्टार्ट हुई है, जीवन स्टार्ट हुआ था अर्थ पे, सबसे पहले वो जल से ही स्टार्ट हुआ था। तो इसलिए रहीम बोलते हैं कि पानी रखे, पानी के बगैर कुछ नहीं है। विदाउट वाटर पर्ल स्वान एंड डफ कैन नॉट एग्जिस्ट। तो बिना पानी के पर्ल भी नहीं हो सकते, स्वान भी नहीं हो सकते और डफ भी नहीं हो सकते, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दिस लाइन वर रिटन बाय द पोइट अब्दुल रहीम खन खनाम। तो ये लाइंस थी जो अब्दुल रहीम खन खनान ने लिखी हुई थी। वन ऑफ द 9 जेम्स ऑफ अकबर कोर्ट। तो वे कौन थे? अकबर कोर्ट के 9 जेम्स थे, उनमें से एक थे। व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज इज द पोएम रेफरिंग टू। ये जो पोएम है किस तरह के रिसोर्सेज को पॉइंट आउट करती है। राइट इन 100 वर्ड्स व्हाट वुड हैपन इफ दिस रिसोर्सेज डिसअपीयर्ड। आपको 100 वर्ड्स में लिखना है कि अगर ये रिसोर्स हमारा डिसअपीयर्ड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो हमारी ज़िंदगी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, पानी अगर ख़त्म हो जाता है तो लाइफ ही नहीं बचेगी अर्थ पे। तो उसी को देखते हुए हम इसका आंसर देंगे। द रिसोर्स रेफर्ड बाय द पोइट इज़ द वाटर। तो किसके बारे में बोल रहे हैं पोइट? वाटर के बारे में बोल रहे हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंडिस्पेंसेबल रिसोर्स ऑफ लाइफ। तो क्या है, ये हमारा मोस्ट इंडिस्पेंसेबल रिसोर्स है लाइफ का, बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब हमारा रिसोर्स है जो लाइफ के लिए काम आता है। इट कैन बी सेड टू बी वन ऑफ द प्री कंडीशंस ऑफ लाइफ। तो जो हमारी प्री कंडीशंस होती है लाइफ की, उसके लिए ये वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल चीज़ है। क्योंकि देखो, सबसे पहले जो लाइफ बनी थी वो पानी से बनी थी, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन भी होता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन के मिले होते हैं, तो जो कि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। अब जैसे देखेंगे आप मछली वगैरह, तो क्या है, ऑक्सीजन थोड़ी ना लेती है, तो सीधे पानी से ही पीती हैं, पानी से उसको ऑक्सीजन ले लेती हैं ये। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि पानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लाइक एयर। ठीक है, लाइफ लाइक एयर। फर्स्टली वाटर सर्व्स द मोस्ट बेसिक पर्पज ऑफ ड्रिंकिंग। सबसे पहले क्या होता है, पानी पीने के काम आता है। विदाउट विच लाइफ इज नॉट पॉसिबल। बिना पानी के लाइफ पॉसिबल नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर वन वुड बी अनेबल टू क्लीन क्लॉथ्स। अगर पानी नहीं होगा तो क्या हम कपड़े वॉश कर पाएंगे? नहीं। अटेंसिल और इवन टेक ए बाथ। और हम अटेंसिल्स होते हैं, हमारे बर्तन हैं, उनको भी साफ नहीं कर पाएंगे और स्नान भी नहीं कर पाएंगे। फार्मर डिपेंड ऑन वाटर फॉर इरीगेशन। जो हमारे फार्मर्स होते हैं वे क्या है, इरीगेशन के लिए वाटर पे डिपेंड होते हैं। रेन वाटर इज सो इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर एग्रीकल्चर।
जो हमारी एग्रीकल्चर होती है उसके लिए रेन वाटर बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। वाटर इज ऑल्सो यूज इन कुकिंग फूड, पानी है उसको हम कुकिंग फूड के लिए यूज़ कर सकते हैं, करते ही हैं, कर क्या सकते हैं, करते ही हैं उसको, उसके बगैर हम खाना भी नहीं बना सकते। नाउ इट इज़ वाटर हैज़ प्रूव्ड टू बी ए यूजफुल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी देखो हाइडल पावर प्लांट लगाते हैं, उससे क्या हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो आजकल हम उसका बहुत ही इलेक्ट्रिसिटी में भी बहुत यूज़ कर रहे हैं। बिसाइड ह्यूमन बीइंग प्लांट्स रिक्वायर वाटर फॉर देयर ग्रोथ, और ह्यूमन बीइंग के अलावा हम प्लांट्स में देखेंगे तो वे भी अपनी ग्रोथ के लिए पानी का यूज़ कर सकते हैं, करते हैं। वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज पर्पज इन फैक्ट्रीज, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज होते हैं उनमें भी पानी की ज़रूरत होती है। इन शॉर्ट नो फॉर्म ऑफ लाइफ कैन गो ऑन विदाउट वाटर, तो हम बोल सकते हैं कि छोटे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि पानी के बगैर लाइफ संभव नहीं हो सकती। देखिए अभी आपके कुछ मोर क्वेश्चन सोल्व हैं। जैसे क्वेश्चन 1 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, विच ऑफ दिस इज नॉट ए रिसोर्स। तो देखिए इसमें ऑप्शन 1 में क्या दिया, इंडियन प्राइम मिनिस्टर। क्या आप सोच सकते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर हमारे रिसोर्स है? बिल्कुल है, क्योंकि वो हमारे देश के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वे लेते हैं। नेक्स्ट आपका योर ज्योग्राफी बुक, क्या वो रिसोर्स है? बिल्कुल है, क्योंकि उस ज्योग्राफी की बुक को आप पढ़ाई करते हैं और आपके यूटिलाइज में आती है, जिससे कि आप पढ़ाई करके बहुत ही अच्छे इंसान बनते हैं। थर्ड वन है स्मॉल पीस ऑफ पेपर है, तो आप बोल सकते हैं ये भी एक रिसोर्स है, क्योंकि इसको आप रफ वर्क के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे यूज़ आ सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, नन ऑफ दीज, आंसर होगा इसका पार्ट डी। सेकेंड पार्ट देखो, विच ऑफ दीज डज नॉट हैव इकोनॉमिक वर्थ बट इज वैल्यूएबल। तो शूज़ है, माउंटेन्स है, कोल्स है, तो इसका भी आंसर क्या होगा आपका, नन ऑफ दीज। ठीक है। थर्ड में आएगा द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन बेसिक ऑफ स्टॉक्स आर, तो बेसिस ऑफ स्टॉक्स मतलब हमारे स्टॉक के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या आएगा, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि रिन्यूएबल होती है उसको जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, यानी कि वो जो चलती रहती है। जैसे कि हमारी सोलर एनर्जी है, सूर्य तो हमेशा रोशनी देता रहता है, उससे कि हमारे पास स्टॉक करने की हमें ज़रूरत नहीं है, वो कंटिन्यू आती रहेगी। लेकिन नॉन रिन्यूएबल ऐसे हैं जैसे पेट्रोलियम हुआ, एक टाइम के बाद वो हमारा ख़त्म भी हो सकता है। अभी निकाल रहे हैं, जितना ज़्यादा निकाल रहे हैं तो वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो सकता है, तो इसका आंसर होगा आपका सी। फोर्थ में आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब देखो सोलर एनर्जी है वो रिन्यूएबल है आपका, वाटर है वो भी आपका रिन्यूएबल है, सोयल है आपका वो भी रिन्यूएबल है। सोयल में आपको थोड़ा डाउट होगा, क्योंकि देखिए सोयल है जैसे वो टाइम के बाद इनफर्टाइल हो जाती है, बट क्या उसको हम थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं, या उसमें उर्वरक जो भी हमने हमारे फर्टिलाइजर्स वगैरह डालते हैं तो उससे उसकी उपजाऊपन फिर से बढ़ जाती है। तो इसका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा हुआ, नेचुरल गैस। अब 5 में आइए, विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल देना है इसमें, इग्नोरिंग द लाइट व्हेन दे आर स्विच्ड ऑन बट नॉट रिक्वायर्ड। ये तो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्योंकि इसमें तो हम लाइट बेकार में कंज्यूम कर रहे हैं। नॉट वेस्टिंग पेपर, हाँ इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि हम किसी भी पेपर को, पानी को, किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं कर रहे, तो वो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सो दैट कि उसी चीज़ को हम आगे आने वाली जनरेशन के लिए बचा सकें। तो इसका ऑप्शन होगा बी। फिर भी हम सी को भी देख लेते हैं, यूजिंग कोल एंड पेट्रोलियम डिपॉजिट एट ए फास्ट पेस। अगर हम फास्ट पेस से यूजिंग कोल्स और पेट्रोलियम डिपॉजिट्स को करेंगे तो ख़त्म ही हो जाएगी, उसमें तो सस्टेनेबल कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा बी। नेक्स्ट आपके फिल इन द ब्लैंक्स है। तो देखिए, ए सब्सटेंस बिकम्स ए रिसोर्स इफ इट हैज़, आंसर में आएगा यूटिलिटी। अगर कोई भी सब्सटेंस रिसोर्स बनता है अगर इसकी यूटिलिटी है, उसके काम में आने की संभावनाएं हैं, तो वो रिसोर्स बन जाता है। उसकी हमारी ज़रूरत है तो ऑटोमेटिकली वो रिसोर्स बना देते हैं उसको हम। ब्लैंक एंड ब्लैंक आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर विच मेक ए सब्सटेंस ए रिसोर्स। जो टाइम और टेक्नोलॉजी होते हैं, टाइम के साथ साथ वे होते हैं, और टेक्नोलॉजी से हम उसके ओर्स को, या जैसे हम बोले कि आयरन ओर है, ये है वो है, तो उस चीज़ में क्या टाइम तो लगा ही है ना। वो चट्टानों के बीच में दब के पेट्रोलियम एक दिन में तो तैयार नहीं हो जाता, तो उसको बहुत सारा टाइम लगता है, और उसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी से हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको रिफाइन करते हैं, फिर हम उसको यूज़ करते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर विच मेक्स ए सब्सटेंस ए रिसोर्स।
थर्ड देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू एक्चुअल एंड पोटेंशियल। एक्चुअल कौन से होते हैं जिसको हम करंट में यूज़ कर सकते हैं, पोटेंशियल कौन से होते हैं जिसको हम आगे जाके एक्चुअल हो जाएंगे, मतलब आगे जाके यूज़ करेंगे। वे अभी प्रेजेंट तो हैं बट हम उसको यूज़ नहीं कर रहे। तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग और रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग हम इस तरह से उनको क्लासिफाइड करते हैं रिसोर्सेज को, ठीक है। फोर्थ में आएंगे, एन एक्चुअल रिसोर्स टू क्रेजी माइट हैव बीन ए खालिस्तान रिसोर्स सम टाइम एगो। कुछ टाइम पहले क्या था एक्चुअल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स था। अगर आज जो पोटेंशियल रिसोर्स है कुछ टाइम के बाद क्या आ जाएगा, वो एक्चुअल रिसोर्स हो जाएगा। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था एक्चुअल और पोटेंशियल का डिफरेंस में, तो सेम चीज़ यहाँ पे इन्होंने पूछी हुई है। नेक्स्ट आपका फिफ्थ में, विंड मिल्स जनरेट कौन सी होती है, विंड एनर्जी, ठीक है। विंड मिल क्या करेंगे, विंड मिल लगा के हमने कहीं कहीं देखे होंगे वहाँ पे पंखे चलते रहते हैं और वहाँ से बड़े बड़े पंखे घूमते रहते हैं और वहाँ से विंड एनर्जी को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। विच इज़ ए रिसोर्स बिकॉज इट विल नेवर एंड अप। ये कौन सी होती है, रिन्यूएबल एनर्जी होती है, ठीक है। रिन्यूएबल क्योंकि ये तो हवा तो हमेशा चलनी है, तो उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो एक रिन्यूएबल एनर्जी है। नॉन रिन्यूएबल कौन सी होती है, जो जल्दी से डिप्लीट हो जाए। जैसे कोल से हम एनर्जी बनाते हैं, थर्मल एनर्जी, तो जब कोल ही नहीं रहेगा तो हम थर्मल एनर्जी नहीं बना पाएंगे। नेक्स्ट आपका सिक्स्थ है, ऑल दो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रिप्लेनिश्ड वी शुड बी रिगार्डिंग देयर यूज। तो हमें क्या करना है, उसके लिए प्रिकॉशनरी लेना है और केयरफुल होना है। तो जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं तो उनके लिए प्रति हमें केयरफुल रहना है। किसी भी तरह का रिसोर्सेज है, रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है, हर एक चीज़ के लिए हमें केयरफुल तो रहना ही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा अभी, कोल एंड पेट्रोलियम आर एग्जाम्पल ऑफ। कोल और पेट्रोलियम कौन है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आपका, एयर इज ए यूबिक्विटस रिसोर्स सिंस इट इज़ फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे हमने पहले पढ़ा था, ऑल ओवर द वर्ल्ड पाई जाती है, इसलिए वो यूबिक्विटस है, ठीक है। मतलब एवरीवेयर, आप इसको एवरीवेयर भी डाल सकते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी डाल सकते हैं। फिजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ ए लोकलाइज्ड रिसोर्सेज आर। तो जो फिजिकल फैक्टर हैं जो लोकलाइज्ड रिसोर्स को डिपेंड करते हैं, तो वो क्या क्या हैं। जैसे हमने पहले बात किया था, टेरेन, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का एल्टीट्यूड, ये चीज़ें वहाँ के फिजिकल फैक्टर्स में आती हैं जो वहाँ के लोकलाइज्ड रिसोर्स को मतलब गवर्न करती हैं। लास्ट है इसका, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम इन टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। मतलब किसी चीज़ को कुछ टाइम देते हैं सो दैट कि वो दोबारा रिन्यू हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन, उसको हम कंजर्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 3 आता भी आपका, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अभी हम ट्रू फॉल्स जो बताने हैं। वी शुड वेस्ट वाटर सिंस इट इज़ ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड वी डू नॉट नीड टू बी केयरफुल इन इट्स यूज़। क्या ऐसा है, नहीं है, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। सेकंड में, रे रिसोर्स ऑलवेज है द सेम इकोनॉमिक वैल्यू। नहीं, ये भी फॉल्स हुआ क्योंकि हर एक रिसोर्स की सेम इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती। थर्ड में देखिए, विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिसिटी वाटर वाज ए पोटेंशियल रिसोर्स अंटिल फ्यू ईयर्स बैक। बिल्कुल, क्योंकि कुछ साल पहले क्या था, हम जो वाटर था उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना नहीं जानते थे, लेकिन आजकल हम उसके आइडल पावर प्लांट लगा के उससे कर सकते हैं। तो अभी वो एक्चुअल एनर्जी, कुछ साल पहले वो पोटेंशियल एनर्जी थी हमारे पास, ठीक है, पोटेंशियल रिसोर्स में आते थे। फोर्थ में, ऑल नेचुरल रिसोर्स ऑफ एनर्जी आर रिन्यूएबल। जितने भी नेचुरल रिसोर्स है एनर्जी के, क्या वे रिन्यूएबल है, नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा हमारा। ए फार्मर इज ए ह्यूमन रिसोर्स, बिल्कुल एक फार्मर है वो ह्यूमन रिसोर्स है, ये आपका ट्रू हो जाएगा। रिसोर्स नीड टू बी कंजर्व फॉर द फ्यूचर जनरेशन, बिल्कुल जो जितने रिसोर्सेज हमें उनको आवश्यकता है कि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको कंजर्व करके रखें, तभी तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल सकते हैं। नेक्स्ट उसी के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए वे टू यूज रिसोर्स केयरफुली एज वेल एज सेविंग देम फॉर फ्यूचर। ये बिल्कुल ट्रू है, तो भी आप आंसर भी दे सकते हैं, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू एंड ट्रू। अब नेक्स्ट आपका, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 करेक्टली एंड दोज गिवन कॉलम 2। अब देखिए रिसोर्स क्या होते हैं,
यूटिलिटी होती है जो उसका हम किसी चीज़ की अगर यूटिलिटी होती है उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। विंड मिल क्या करती है, विंड एनर्जी को जनरेट करती है, ठीक है, और तो उसको हम रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं। प्लांट एंड ट्री क्या होता है, अभी इसको हमें कनेक्ट भी करना है तो एक को हम करेंगे रिसोर्स से, यूटिलिटी में कर देंगे डी में, दूसरा विंड मिल था तो उसको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी था तो उसको ए में डाल देंगे। प्लांट एंड ट्रीज को हम ई में डाल देंगे, ई है बायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है, जो नॉन लिविंग थिंग से बनते हैं उनको बोलते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। ए व्हीकल, व्हीकल को हम डाल देंगे बी में आपका ह्यूमन मेड रिसोर्स, क्योंकि व्हीकल्स हमें पहले नेचुरली तो मेड नहीं बने, उनको तो आदमियों ने, इंजीनियरों ने बनाया है। रॉक्स एंड मिनरल्स होते हैं उनको हम सी में डाल देंगे क्योंकि ये एबायोटिक रिसोर्सेज हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ए सब्सटेंस टू बी कॉल्ड ए रिसोर्स। इसका आंसर हम लिखेंगे ए सब्सटेंस नीड टू हैव सम यूटिलिटी टू बी कॉल्ड ए, तो कोई भी सब्सटेंस है उसका क्या होना चाहिए, यूटिलिटी होनी चाहिए, तभी हम उसको रिसोर्स बोलते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड यूटिलिटी, यूटिलिटी से आप क्या समझते हैं, इट इज ए सब्सटेंस कैन बी यूज्ड इन एनी वे, इट इज सेड टू हैव ए यूटिलिटी, मतलब कोई भी सब्सटेंस जिसका हमारी ज़िंदगी में या किसी भी तरह से कोई ना कोई यूज़ हो तो उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं। What are natural resources? Natural resources कौन से होते हैं, resources that are drawn directly from nature are called natural resources। जो नेचर से हम डायरेक्टली रिसोर्स को निकालते हैं, ड्रॉन ले लेते हैं तो उसको हम नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। What is the name given to the type of resources that have limited stock? जिसका लिमिटेड स्टॉक उसको क्या बोलते हैं हमें, नॉन रिन्यूएबल, और जिसके अनलिमिटेड है उसको रिन्यूएबल बोलेंगे। हाउ आर रिसोर्सेज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जितने भी रिसोर्स होते हैं उनको हम किससे क्लासीफाई करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू यूबिक्यूटस एंड लोकलाइज। तो जैसे हमने पढ़ा था यूबिक्यूटस जैसे हवा होती है तो वो हर पूरे संसार में रहेगी, पूरे वर्ल्ड में रहेगी, बट जो लोकलाइज्ड है वो एक जगह पे ही रहेगा, दूसरी जगह पे कहीं कहीं मिलेगा, आपको हर जगह नहीं मिलेगा, वो एवरीवेयर नहीं मिलेगा। 6 है गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ एबायोटिक रिसोर्सेज। तो एबायोटिक रिसोर्स जैसे हमने पढ़ा था कि एबायोटिक वे होते हैं जिसमें लिविंग थिंग्स इन्वॉल्व नहीं होती, जैसे कि एयर, लैंड और सॉइल्स, ठीक है, जो नॉन लिविंग थिंग्स से बने होते हैं रिसोर्सेज उनको हम एबायोटिक रिसोर्स बोलते हैं। हाउ आर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स नेचुरल रिसोर्स से कैसे डिफरेंट है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जियाव बीन क्रिएटेड, जियाव नहीं है ये हैव बीन आएगा यहाँ पे, ये हो सकता है थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो, यहाँ पे आप हैव बीन लिख सकते हैं। हैव बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स वेयर एज नेचुरल रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड बाय नेचर। तो जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं वे ह्यूमन बीइंग के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, और जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं वे हमें नेचर के द्वारा ही प्रोवाइड किए जाते हैं। क्वेश्चन 8 क्या है, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है, improving the quality of human skill in order to make them more useful is called human resource development। तो जो ह्यूमन की स्किल्स को बढ़ा के सो दैट कि जो भी हमारे उस रिसोर्सेज है उनको हम और अच्छे तरीके से यूज कर सकें तो हम उसको ह्यूमन रिसोर्स को डेवलपमेंट बोल सकते हैं। ह्यूमन जैसे हमने पढ़ा था कि ह्यूमन रिसोर्स होता है तो इसी तरह से आपके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है। अभी आपका आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें क्या क्वेश्चन 1 देखिए, एक्सप्लेन द टर्म रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो रिसोर्स तो आपने पहले ही पढ़ चुके हैं, तो रिसोर्स आपके वे होते हैं जो हमें जिसकी कोई यूटिलिटी हो, ठीक है। कंजर्वेशन, रिसोर्स कंजर्वेशन उसको हम कंजर्व आगे वाली जनरेशन के लिए कंजर्व करते हैं तो उसको हम रिसोर्स कंजर्वेशन बोलते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी सेम ही है, सो दैट कि हम उसको एक टाइम के साथ साथ धीरे धीरे यूज़ करें कि उसका बैकअप भी हमारे पास आता रहे। तो एग्जैक्ट आंसर देख लीजिए आप, रिसोर्स कंजर्वेशन इज द कंसेप्ट ऑफ यूजिंग रिसोर्स केयरफुली सो दैट दे डू नॉट एंड अप क्विकली। क्या है कि वे जल्दी से ख़त्म ना हो जाए, क्विकली ख़त्म ना हो जाए, इसलिए उसको एक सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना और उसको कंजर्व करना। द फ्यूचर जनरेशन आल्सो नीड द रिसोर्स, जो हमारे फ्यूचर जनरेशन आएगी रिसोर्स की उनको भी ज़रूरत पड़ेगी। बट इफ़ वी कीप यूजिंग देम एट ए फास्ट पेस, अगर हम
इसको एक फास्ट पेस ज़्यादा स्पीड से यूज़ करते रहेंगे, दे मे एंड अप, वे जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। दस पोजिंग problems for the future, we should use resources in such a balanced way that we satisfy our needs as well as conserve them for future। तो हमें क्या करना है, उसको एक बैलेंस वे से यूज़ करना, सो दैट कि हम उसको आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व कर सकें और हमारी भी ज़रूरतें वे पूरी हो सकें। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसी कंसेप्ट को क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। सेकंड आता है वाई आर ह्यूमन बीइंग रिसोर्सेज। जो ह्यूमन बीइंग है हमारे, वे रिसोर्स क्यों हैं? तो देखिए, ह्यूमन बीइंग आर इंटेलिजेंट लिविंग बीइंग। जो ह्यूमन बीइंग है वे इंटेलिजेंट है, ठीक है। दे कैन यूज देयर इंटेलिजेंस टू रियलाइज द यूटिलिटी ऑफ सब्सटेंस। तो वे क्या कर सकते हैं, हम अपने इंटेलिजेंस का जो यूटिलिटी होती है उसको, उस सब्सटेंस की, उसको हम रियलाइज कर सकते हैं। हाँ भाई, ये सब्सटेंस है, ये हमारे यूटिलिटी का, ये हमारा काम आएगा। Had there been no human, the resources would not have been resources। अगर ह्यूमन नहीं होते तो जितने भी रिसोर्सेज हैं वे रिसोर्सेज नहीं होते। क्योंकि देखिए, पशु कभी यूज़ करेंगे इनको, पशु को क्या ज़रूरत है, आयरन की नहीं ज़रूरत है, तो रह ही जाता, एक्सट्रैक्शन नहीं हो पाता और से पड़े रहते। ह्यूमन बीइंग्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जो ह्यूमन बीइंग्स है वो एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। एंड दे प्रूव यूजफुल टू ईच अदर। तो वे क्या है, यूज़फुल भी होते हैं कि दूसरे के। जैसे देखिए, आप अपने एक नॉर्मल लाइफ में देखिए, आपको घर बनाना है तो क्या आप अपने आप बना सकते हो? नहीं। सपोज करो आप अपने आप घर बना सकते हो, पर क्या आप अपनी गाड़ी ठीक कर सकते हो? नहीं। ये मान लो कि आप अपनी गाड़ी ठीक कर सकते हो, पर क्या आप अपने बच्चों को खुद पढ़ा सकते हो? नहीं। तो कुछ कहीं ना कहीं हम क्या है, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो सेम इन्होंने एक एग्जाम्पल दे सकता है, पोस्ट मास्टर renders us an important service so he is a resource। तो एक पोस्ट मास्टर जो हमारे को एक इम्पोर्टेंट सर्विस रेंडर करता देता है, तो वो भी एक रिसोर्स है। क्वेश्चन 3 देखिए, एक्सप्लेन हाउ रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड ब्रॉडली। तो रिसोर्सेज है उनको हम ब्रॉडली कैसे क्लासीफाई करेंगे? रिसोर्सेज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल एंड ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन, ठीक है। उनको हम नेचुरल करेंगे, ह्यूमन मेड करेंगे, और ह्यूमन भी एक रिसोर्स है अलग से। नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज दैट आर टेकन फ्रॉम नेचर। नेचुरल रिसोर्सेज वे हैं जो नेचर से, प्रकृति से डायरेक्ट ले लेते हैं। ह्यूमन मेड वे हैं जो ह्यूमन बनाते हैं, जैसे कि व्हीकल्स हो गए, दे आर यूज विदाउट मॉडिफाइंग देम। मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको हम डायरेक्टली उनको मॉडिफाई नहीं करते, डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। जैसे इन द सेम वे फॉर्म एज दे एग्जिस्ट इन द रिवर, लेक्स, एयर, सॉइल, मिनरल, डी, ट्री, माउंटेन एक्सेट्रा, ये नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं? हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड टू अस बाय नेचर। जो ह्यूमन मेड रिसोर्स हैं वे नेचर के द्वारा हमें प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। ह्यूमन बीइंग हैव यूज देयर इंटेलिजेंस टू मैन्युफैक्चर देम फॉर देयर ओन यूज। जो ह्यूमन बीइंग ने है, उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस से उनको मैन्युफैक्चर किया है, सो दैट कि वे यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे इसके एग्जाम्पल है व्हीकल, बिल्डिंग्स, रोड्स, टेलीफोन एक्सेट्रा, ये चीज़ें हमने अपने दिमाग से बनाई हुई हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्लूड पीपल हु सर्व्स अस इन एनी वे। ह्यूमन रिसोर्स में क्या आएगा? जो वे आदमी जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसी न किसी तरीके से, उनको हम ह्यूमन रिसोर्स बोलेंगे। जैसे एक टीचर है, एक डॉक्टर है, एक कारपेंटर है, एक कोबलर है, तो वे क्या है? ह्यूमन रिसोर्स हैं, तो उनको हम ह्यूमन रिसोर्स बोल सकते हैं। अभी क्वेश्चन 4 देखिए, व्हाट राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम एंड टेक्नोलॉजी इन मेकिंग ए सब्सटेंस ए रिसोर्स। तो देखिए, टाइम एंड टेक्नोलॉजी कैसे एक सब्सटेंस को रिसोर्स बनाते हैं, इसके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है इसके बारे में। तो उसका आंसर है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन मेकिंग सब्सटेंसेस रिसोर्सेज, ठीक है। जितने भी सब्सटेंस उनको रिसोर्स बनाने में, तो जो टाइम एंड टेक्नोलॉजी का वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। विद टाइम टेक्नोलॉजी डेवलप, टाइम के साथ हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप करती है। एज टेक्नोलॉजी डेवलप वी बिगिन टू डिस्कवर न्यू वेज टू मेक लाइफ बेटर। जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तो हम अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे पहले गर्मी में आदमी रहते थे, आजकल धीरे धीरे कूलर आए, कूलर के बाद अभी एसी आने लगे। तो इसी तरह से हमारे डेवलपमेंट के साथ साथ हमारा टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारा जो लाइफ है, लिविंग लाइफ है, वो सिंपल होती जाती है, बेटर होती जाती है। इन दिस प्रोसेस सस्टेन सब्सटेंसेस विच वर यूजलेस टू अस अर्लियर बिकम यूजफुल। जो हमारे लिए यूजलेस थे वे
यूज़फुल होने लगे टाइम के साथ साथ। एन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी गिव्स अस न्यू रिसोर्सेज, किसी चीज़ का इन्वेंशन और किसी चीज़ की डिस्कवरी में नए रिसोर्स प्रदान करती है। एन एग्जाम्पल इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो पानी से हम एनर्जी बना सकते हैं उसका एक एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे पहले पानी के बारे में हम नहीं जानते थे, लेकिन धीरे धीरे हम उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाने लगे। क्यों बनाने लगे? क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी विकसित हुई कि हम उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाना स्टार्ट कर दिया। अभी देखिए क्वेश्चन 5, देखिए क्वेश्चन 5, एज ह्यूमन बीइंग हाउ कैन वी इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसके देखिए कुछ एग्जांपल इन्होंने दिए हैं और कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। देखिए इसमें एक पार्ट में क्या है, द यूजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज सस्टेनेबल, हमें रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करना चाहिए, रिन्यूएबल जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की अपेक्षा। दूसरे में क्या, द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज मेंटेन, जो डाइवर्सिटी है लाइफ की अर्थ पे उसको हमें मेंटेन करना चाहिए। जैसे हमारे पशु हैं, पक्षियाँ हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, तो उनको हमें मेंटेन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक चीज़ को ख़त्म ही कर दें। तीसरे में क्या, द डैमेज क्योज टू नेचर बाय आवर एक्टिविटी इज एट टो एज पॉसिबल, तो नहीं ये लो होगा, जो हमारे क्लाइमेट को और नेचर को हमारी एक्टिविटीज़ इफेक्ट करती हैं वे हमारी कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपके 5वें क्वेश्चन का आंसर हुआ। अभी लास्ट क्वेश्चन आपका 6th आता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। डिस्क्राइब हाउ रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड, रिसोर्स को हम कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं इसके बारे में हम पता लगाते हैं। रिसोर्सेज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन, हम इस तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में आपको पता है, जो नेचर से हम डायरेक्ट लेते हैं, इनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, इनको हम सीधे ये नेचर में एग्जिस्ट होते हैं, जैसे रिवर, लेक्स, एयर, सॉइल और मिनरल्स ये होते हैं, इनको हम डायरेक्टली इनहेल कर सकते हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्स वे होते हैं जिसको हम अपनी इंटेलिजेंस से मैन्युफैक्चर करता है अपने यूज़ के लिए, उसके एग्जांपल आते हैं व्हीकल, बिल्डिंग, रोड, टेलीफोन एक्सेट्रा। और ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, जिसकी हम सर्विस लेते हैं, जैसे कि एक टीचर हुआ, एक डॉक्टर हुआ, एक कारपेंटर हुआ, वे क्या है, एक ह्यूमन रिसोर्स हैं। ये हुआ आपका, ठीक है। सेकंड क्या होता है, बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट, उसके डेवलपमेंट के लेवल पे आते हैं। तो डेवलपमेंट के लेवल पे आपने देखा था पोटेंशियल और एक्चुअल। पोटेंशियल कौन से होते हैं, जो किसी जगह पे प्रेजेंट है बट वे आज यूज में नहीं है, एक टाइम के बाद जैसे टेक्नोलॉजी विकसित हो जाएगी फिर वे एक्चुअल हो जाएंगे। पोटेंशियल और एक्चुअल के बारे में आपको पता चल गया है, ऑलरेडी आपने पढ़ चुके हो। तीसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, रिसोर्स कैन बी एबायोटिक और बायोटिक। कुछ होते हैं जो जीवों से बने होते हैं जिसमें जीव आते हैं, और कुछ होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं। तो बायोटिक रिसोर्स इज वन दैट हैज़ लाइफ एंड एबायोटिक रिसोर्स इज नॉन लिविंग। एबायोटिक में नॉन लिविंग आ गए, बायोटिक में आपके लिविंग थिंग्स आ गई। इसके भी आपको रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल हो जाएंगे। ठीक है, रिन्यूएबल में आल्सो क्लासिफाइड है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ये आप पढ़ चुके हैं। रिन्यूएबल वे होते हैं जिसको जो सालों साल चलते रहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रहते हैं अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हम रिसोर्स कैन बी यूबिक्यूटस एंड लोकलाइज। यूबिक्यूटस में क्या आता है, जैसे कि एयर जो हमारे पूरे संसार में एक तरह से है, बट लोकलाइज में क्या होगा कि कोई एक जगह पे वो मिनरल्स पाए जाते हैं, दूसरी जगह पे नहीं मिलते। इस तरह से हम इसको हमारे जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको लोकलाइज्ड जितने भी हैं उनको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो ये वो आपका चैप्टर 1 का पूरा क्वेश्चन आंसर।